तो चलिए, हम लोग का चल रहा था मोशन अंडर ग्रेविटी। उसमें एक क्वेश्चन लिखिए, क्या बोला जा रहा है कि इफ अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम टावर with a downward velocity of 20 meter per second at reaching the ground, the speed of ball becomes 80 मीटर पर सेकेंड। कि बोला गया 20 से ड्रॉप किया गया, ग्राउंड पहुंच के 80 मीटर पर सेकेंड हो गया। तब आपसे पूछा जा रहा है कि देन द हाइट ऑफ दिस टावर, कि ये हम लोग को बताना है कि तब इस टावर का जो है हाइट किसके बराबर है। तो पहला बोला जा रहा है कि हाइट ऑफ टावर जो है वो है आपका 350 मीटर इसके बराबर। दूसरा बोला जा रहा है 320 मीटर के बराबर है। अगला बोला जा रहा है 300 मीटर के बराबर है। और सबसे लास्ट बोल रहा है 280 मीटर के बराबर है। ऐसा है। देखिए, हम लोग जब पढ़ रहे थे क्या मोशन अंडर ग्रेविटी, तो उसमें पहला केस बोला गया था कि किसी को ग्राउंड से क्या किया जा सकता है, ऊपर भेजा जा सकता है। फिर क्या बोला गया था कि किसी को ऊपर से दो तरीका बोला गया था कि या तो यहां से छोड़ दिया जाए तो u इक्वल टू 0 होगा, या तो ऐसे झटका दे के फेंका जाए। तो यहां पे देखिए नीचे की ओर एक डाउनवर्ड स्पीड दिया गया है, तो u इक्वल टू क्या हो गया, u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड इसके बराबर हो गया। ये टावर का हाइट मुझे नहीं पता, यही निकालने बोला गया है, तो इसको h मान लिया। फिर बोला है कि जैसे जैसे हम लोग जानते हैं कोई भी चीज को या तो ऐसे छोड़ दे या तो ऐसे फेंक के मारे, जैसे जैसे वो नीचे जाएगा उसका स्पीड बढ़ता चला जाएगा। ऑन ग्राउंड जो स्पीड है वो 80 मीटर पर सेकेंड ऐसा हो जाता है, ये भी बोला गया है। फिर हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो है, ग्रेविटी का एक्सेलरेशन ऐसे मोशन में प्लस लेना होता है, तो a इक्वल टू प्लस जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ये यहाँ का क्या हो गया, ये यहाँ का आपका इस तरीके का एक्सेलरेशन हो गया। अब हम लोगों को पता है कि ऑन रीचिंग ग्राउंड, कि जब ये जो फेंका गया है गेंद, जब ये ग्राउंड पे पहुंचेगा तो ग्राउंड पे पहुंचते वक्त इस गेंद का जो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग के बराबर होना चाहिए। कि यहां से चलना शुरू किया और यहां से चलते चलते अगर ग्राउंड पे पहुंचते वक्त यहां पहुंच गया तो टोटल डिस्प्लेसमेंट h के बराबर है। हम लोगों के पास एक रिलेशन होता है कि v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as इसके बराबर। तो शुरुआत में जो बोला गया है कि ग्राउंड पे पहुंच के स्पीड कितना हो गया, तो 80 का स्क्वायर। शुरुआत में स्पीड कितना के बराबर था, तो 20 के बराबर था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो 20 का स्क्वायर। 2 टाइम्स एक्सेलरेशन किसके बराबर है, 10 के बराबर। और यहां से अगला पॉइंट में देखिएगा तो यही जो डिस्प्लेसमेंट है यही h को निकालने बोला गया था। तो यहां से हम लोग क्या देख सकते हैं कि 20 टाइम्स ऑफ h, इसका वैल्यू 80 का स्क्वायर 6400, 20 उधर जाके निगेटिव हो गया -400। h का वैल्यू देखिए 6000 डिवाइडेड बाई 20, तो हाइट ऑफ द टावर कितना रहा होगा, 300 मीटर के बराबर रहा होगा। तो यही है हम लोगों का मोशन अंडर ग्रेविटी जो है वो मोशन इन 1D के जैसा ही है। यहाँ पे तो एक एडेड एडवांटेज है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट होता है। कि यही बात बोला गया कि हवा में चाहे इस पेन को मैं यहाँ छोड़ू, बोतल को छोड़ू, उस वॉच को छोड़ू, कोई भी चीज को छोड़ू, दुनिया के सभी चीजों का
ग्रेविटी के कारण जो मिलने वाला एक्सेलरेशन होता है वो सेम होता है, इसीलिए उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही बोला गया है। चलिए, इसमें जो लास्ट कॉन्सेप्ट होता है वो होता है क्या, इसमें लास्ट कॉन्सेप्ट होता है डिस्टेंस इन nth सेकेंड, कि डिस्टेंस इन nth सेकेंड इन फ्री फॉल, कि फ्री फॉल में अगर कोई बॉडी फ्री फॉल कर रहा है तो डिस्टेंस इन nth सेकेंड जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। देखिए, हम लोगों के पास पहले से फॉर्मूला है कि डिस्टेंस कोई चीज जो nth सेकेंड में कवर करती है वो आया था u प्लस a बाई 2 इंटू 2n-1 इसके बराबर। अगर मान लीजिए अंडर ग्रेविटी कोई चीज फॉल कर रही है तो पहला एक सेकेंड में, मतलब s 1th तो बोला नहीं जाता है, फर्स्ट ही बोला जाता है, दूसरा सेकेंड में कितना, तीसरा सेकेंड में कितना, इसके बाद से शुरू होता है जो लिखने का अंग्रेजी का नियम है कि फर्स्ट को 1th तो नहीं बोला जाता है, ऐसे लिखा जाता है। तो मान लीजिए यहां पे हम लोग जानते हैं कि डाउनवर्ड मोशन हो रहा है, किसी को यहां से ड्रॉप किया गया है, तो पहला सेकेंड में जो वो डिस्टेंस कवर करेगा, u का वैल्यू किसके बराबर है, g के बराबर, यहां पे 0 के बराबर जस्ट छोड़ दिया गया है। तो पहला सेकेंड में देखिएगा तो g की जगह कितना 10/2, 2 इंटू 1-1, पहला सेकेंड में देखिएगा तो पहला सेकेंड में यहां से ये बनेगा 3, ये बनेगा 5, तो पहला सेकेंड में कितना 15 मीटर का डिस्टेंस आ रहा है। कि फर्स्ट सेकेंड में अगर इसको कैलकुलेट किया जाए 15 मीटर आ रहा है या 5 मीटर आ रहा है, इसको कैलकुलेट कीजिए कि यहां पे देखिए 10/2 किसके बराबर, 5 के बराबर, यहां से 2-1, तो पहला सेकेंड में 5 मीटर के बराबर दूरी आएगा। सिमिलरली अगर दूसरा सेकेंड में देखिएगा तो 0 प्लस 10/2, n का वैल्यू किसके बराबर, 2 के बराबर, तो 2 इंटू 2-1, तो यहां पे क्या आ गया, यहां पे आ जाएगा 5 इंटू 3, तो ये कितना के बराबर हुआ, 15 मीटर के बराबर। सिमिलरली एक पैटर्न को पकड़ना है, बस उसी को बता रहे हैं कि 0 प्लस 10/2 इंटू यहाँ पे 2 इंटू 3-1, तो यहाँ पे देखिए 5 इंटू 5, 25 मीटर के बराबर होगा। तो यहाँ पे अगर ऐसे ही बढ़ जाओगे तो S4 जो होगा 0 प्लस 10/2, 2 इंटू 4-1, तो यहां पे देखिएगा तो ये 5 इंटू 7, ये 35 मीटर के बराबर होगा। आप निकाल के देखिए S5 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, S5 निकाल के देखोगे तो वो 45 मीटर के बराबर होगा। तो यहां पे क्या बोला जाता है, जो इन डिस्टेंसेस का रेशियो होता है कि पहला सेकंड में कितना, दूसरा सेकंड में कितना, तीसरा सेकंड में कितना, फोर्थ सेकंड में कितना, वो कंटिन्यूअस ऑड नंबर को फॉलो करता है। कि यहां पे देखिए पहला सेकंड में कितना 5, दूसरा सेकंड में कितना 15, तीसरा में कितना 25, चौथा में कितना 35, उसका आगे कितना होगा 45। इसी के नीचे लिख दीजिए कि ये रेशियो जो है 1:3:5:7:9:11 ऐसे बढ़ता है। तो इसको अगर एक जगह लिखे तो देखिए डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड इन सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड, फिफ्थ सेकेंड, ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाइए। यहां पे एक पर्टिकुलर सेकेंड का डिस्टेंस होगा और अगर नीचे में देखिएगा तो यहां पे कंटिन्यूअस ऑड नंबर लिखते चले जाइए 1 3 5 7, यहां पे क्या हो जाना चाहिए 9, अगला क्या हो जाना चाहिए 11, इस तरीके का होगा। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है मोशन अंडर ग्रेविटी में वो यही से पूछा जाता है कि क्या बोला जा रहा है कि इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्री fall from rest, then the distance
traveled by the body in 9th and 10th second of its fall will be in the रेशियो ऑफ, कि पहला बोला जा रहा है कि रेशियो जो होना चाहिए वो 15:17 ऐसा होना चाहिए। दूसरा बोल रहा है कि रेशियो जो होना चाहिए वो होना चाहिए 17:19 इसके बराबर। अगला बोल रहा है कि रेशियो जो होना चाहिए वो होना चाहिए 9:10, और सबसे लास्ट बोल रहा है रेशियो जो होना चाहिए 19:20 इसके बराबर। देखिए एक तरीका क्या हो सकता है, लिखते हुए चले जाओ, कि ऐसे हमने थोड़ा बड़ा बना दिया है क्योंकि यहां तो सब लिख ही दिया है। नीट में आएगा, नीट में सीधा पूछेगा फर्स्ट सेकंड और थर्ड का बताइए, थर्ड और फोर्थ का नीट में 6 से आगे जाएगा ही नहीं। बाकी अगर पूरा भी लिखना चाहे तो क्या फर्क पड़ता है, S1 is to S2 is to S3 is to S4 is to S5 is to S6 is to S7 S8, ये आ गया अपना काम का समय। 9 और 10 ये हम लोगों को बोला गया है। यहां से नीचे से नंबर लिखना शुरू कीजिए, 1 3 5 7 9 11 13 15, देखिए ये आया 17 और 10 के नंबर नीचे अगला ऑड नंबर कौन आया, 19। तो हमसे पूछा क्या गया था कि बताइए 9th सेकंड में और 10th सेकंड में जो डिस्टेंस कवर किया गया है उसका रेशियो क्या होगा। तो उसका रेशियो देखिए क्या आ रहा है, 17/19 इसके बराबर इसका रेशियो आ रहा है। इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अगर मान लो कोई पूछे कि एक बोल रहा है nth और दूसरा बोल रहा है mth, तो डायरेक्टली कैसे बता सकते हैं, तो nth और mth का डायरेक्टली बता सकते हैं। n की जगह 2n-1 is to 2m-1, यही रेशियो होता है। किसी भी 2 सेकंड के लिए अगर रेशियो बोले, मान लीजिए हमसे कोई पूछा कि S7 is to S8 बताइए, तो एक तरीका तो ऑलरेडी है कि 7 is to 8 13 is to 15 होगा। दूसरा क्या हो सकता है कि जो बोला गया 2n-1, तो 2 into 7-1, यहां पे क्या होगा 2 into 8-1, 2 into 7-1 देखिए 13, 2 into 8-1 देखिए 15। तो ये बात ये भी तो यही बोल रहा है 13:15 है। यहां भी निकालना चाहते तो S9 डिवाइडेड बाई S10 था, तो क्या बोला गया है उसके सामने 2n-1, तो 2 into 9-1, इसके सामने 2m-1, तो 2 into 10-1, यहां भी देखिए रेशियो 17/19 ही होगा। तो या तो ऐसे याद रखिए 2 टाइम इंटरवल के लिए, तो बड़ा से बड़ा हो तो उसको हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी ऐसे अगर लिखना जानते हैं कि ऊपर में S1 S2 S3 S4 लिखते चले जाइए, नीचे में कंटिन्यूअसली ऑड रेशियो लिखते चले जाइए। इसी को बोला जाता है, इस घटना को सबसे पहले जो ढूंढा था उनका नाम था गैलीलियो, तो इसी को बोला जाता है गोल्डन रेशियो ऑफ गैलीलियो। गैलीलियो ने इस बात को पहला बार गौर किया था कि गिरने वाले बॉडी जो हर इंटरवल में डिस्टेंस कवर कर रहा है उसका रेशियो ऐसा है। गैलीलियो को बोला जाता है फादर ऑफ, जो अभी हम लोग का क्लासिकल फिजिक्स है, कि गैलीलियो ने ही क्या किया था, गैलीलियो ही न्यूटन के गुरु थे, न्यूटन से भी ऊपर था गैलीलियो, कि गैलीलियो ने जो बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए थे उनका जवाब न्यूटन ने दिया था। गैलीलियो ही थे पहले जो काम का टेलीस्कोप जो दूर का चीज देख सके वो गैलीलियो ने ही बनाया था।
तो और गैलीलियो के साथ बहुत बुरा भी हुआ था कि गैलीलियो को जेल में डाल दिया गया था। कि गैलीलियो के साथ बुरा क्या हुआ था कि गैलीलियो को जेल में डाल दिया गया था, क्योंकि गैलीलियो जो बोल रहे होते हैं, मान लीजिए अभी भी कन्फ्लिक्ट है, कोई ज्यादा रेशनल बातें करे, ज्यादा तार्किक बात करे तो उसको रिलीजियस से कन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो गैलीलियो जो बात बोल रहे थे, जो हमारे एग्जिस्टिंग रिलीजन है, वो जो बात बोल रहा था, और गैलीलियो तो साइंस के लैंग्वेज में बोल रहे थे, तो गैलीलियो के बात बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया। तो उस समय की सरकार ने उनको, जो वहां की थी, जो भी इटली में, उसने उनको जेल में डाल दिया था कि उनकी बातें तार्किक थी, साइंस पे बेस्ड थी, जो रिलीजन जो बोल रहा था उसके अगेंस्ट थी। तो इसीलिए साइंस का शुरुआती डेवलपमेंट बहुत खतरनाक रहा है। एक आदमी को सिर्फ इसलिए जला दिया गया था कि उसने ये बात बोल दिया था कि अर्थ रोटेट करता है सन के अराउंड, बस इतना बोलने के लिए उसको जला दिया गया था। क्योंकि हम लोगों का बहुत सारा जो एग्जिस्टिंग रिलीजियस लिटरेचर है उसमें क्या बोला जाता है कि अर्थ स्टेशनरी है, सन रोटेट कर रहा है। तो उस हिसाब से उसने अगर अलग बोला कि रिलीजियस बुक के खिलाफ बोल रहा है, तो उसको क्या किया गया, उसको जला ही दिया गया। इसीलिए ये थोड़ा खतरनाक है। उस समय साइंस का शुरुआती डेवलपमेंट, धीरे धीरे जब लोगों को बेनिफिट होना शुरू हुआ साइंस से, तो साइंस को मानने वाले की संख्या बढ़ती चली गई। चलिए, ये हम लोगों का था किसका कहानी, ये हम लोगों का था मोशन का कहानी। अब अगला चैप्टर जो हम लोगों को देखना है उसका नाम है वेक्टर्स। कि वेक्टर्स जो है, इसी के मदद से हम लोग अब दो डायरेक्शन के चीजों को समझ सकते हैं। देखिए, दो डायरेक्शन कहने का मतलब क्या है, पहले भी हम लोग बोले हैं कि एक कैटेगरी ऑफ क्वांटिटी है जिनको स्केलर बोला गया, कि जिनके पास केवल क्या है, जिनके पास केवल वैल्यू है, कि उनका क्या एग्जिस्ट करता है, उनके पास केवल वैल्यू एग्जिस्ट करता है और उनके पास कुछ नहीं है। 5, जैसे कि मान लीजिए कहीं पे 5 केजी है, तो 5 केजी और 5 केजी हमेशा क्या होगा, 5 केजी और 5 केजी मिलने से हमेशा 10 केजी ही होगा। ये स्केलर है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन वेक्टर के दुनिया में ये बात जरूरी नहीं है कि 10 न्यूटन और 10 न्यूटन, या फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप लोग दो दोस्त हैं, एक ने 5 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगाया और अगला ने भी 5 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगाया, तो ये तो बेसिक हम लोग अंडरस्टैंडिंग से बोल सकते हैं कि अब की बार फोर्स कितना होगा, 10 न्यूटन के बराबर होगा। सिमिलरली अगर एक बार वही दोनों दोस्त एक दूसरे का विरोधी हो जाए, तो ये 5 न्यूटन और ये 5 न्यूटन, तो अब की बार देखिए, अब की बार आप बोलेंगे कि रिजल्टिंग फोर्स 0 होगा, वो बॉक्स मूव ही नहीं करेगा। ऐसा भी हो सकता है। या अपना बेसिक से आप इतना जानते होंगे कि 5 न्यूटन और 5 न्यूटन का अगर ऐसे लगा, तो इन दोनों का जो होगा वो 5√2 न्यूटन ऐसे होगा। तो इसी आधार से हम देख रहे हैं कि स्केलर को आप कैसे ऐड कर सकते हैं या स्केलर को आप कैसे डील कर सकते हैं। जस्ट लाइक नंबर, कि नंबर्स में जैसे 2 + 3 हमेशा 5 होता है, 2 kg + 3 kg हमेशा 5 kg होगा। वेक्टर में जरूरी नहीं है, वेक्टर को आप लाइक नंबर ऐड नहीं कर सकते हैं। कि वेक्टर के दुनिया में 5 न्यूटन + 5 न्यूटन 10 न्यूटन भी हो सकता है, और 5 न्यूटन + 5 न्यूटन यहां पे देखिए तो 0 न्यूटन भी हो सकता है। 5 न्यूटन + 5 न्यूटन यहां पे देखिए तो 5√2 न्यूटन भी हो सकता है। तो इसीलिए एक नया अलजेब्रा का जन्म हुआ और उसको, इस चैप्टर को पूरा नाम दिया गया क्या, वेक्टर अलजेब्रा। कि वेक्टर अलजेब्रा कहने का मतलब यह है कि वेक्टर के ऊपर आप मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं। कि स्केलर का मल्टीप्लिकेशन आसान होता है, लेकिन वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन अलग तरीके से होता है, वेक्टर का एडिशन अलग तरीके से होता है। मान लीजिए यहाँ पे अलग अलग केस में क्या अलग है, तो अलग अलग केस में दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो अलग है।
अगर मान लो P और Q नाम के दो वेक्टर है तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो अन्य किस पे डिपेंड करेगा, वो इनके बीच के एंगल थीटा पे डिपेंड कर रहा है। आज यहां पे देखिए ये 0 डिग्री के बराबर है तो 10 न्यूटन हो गया, यहां पे ये लोग जस्ट उल्टा है तो 180 डिग्री पे 0 न्यूटन हुआ, यहां पे देखिए 90 डिग्री पे कुछ और हो गया। तो वेक्टर को जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना आप ऐसे नहीं कर सकते जैसे स्केलर को करते थे। इसी चीज को डील करने के लिए हम लोगों को वेक्टर अलजेब्रा पढ़ना है। तो सबसे पहले वेक्टर का एडिशन देखेंगे, बाकी वेक्टर का डेफिनेशन जानते ही है, जिसके पास क्या हो, जिसके पास दोनों चीज हो वरना उसका मीनिंग अधूरा रह जाएगा। हैविंग बोथ वैल्यू, तो वेक्टर का जो वैल्यू होता है उसको बोला जाता है मैग्नीट्यूड, कि वेक्टर के दुनिया में जो वेक्टर का वैल्यू है उसको बोला जाता है मैग्नीट्यूड। एंड डायरेक्शन, दोनों के दोनों चीजें जिसके पास हो उसी को हम लोग वेक्टर बोलते हैं। अगला बात क्या है, अगला बात यह है कि वेक्टर को हमेशा हमको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, तो वेक्टर को पहला तो अगर मान लो अल्फाबेट रिप्रेजेंटेशन और दूसरा है पिक्चरियल रिप्रेजेंटेशन। तो जब मान लीजिए जहां कहीं भी आप अल्फाबेट का यूज करके उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या बोला जाएगा, अल्फाबेट में बोला जाएगा लेटर विथ एन एरो हेड, कि ऐसे लिखा नहीं जाता है हमेशा, बट जैसे कैसे लिखा जाएगा, पी वेक्टर, क्यू वेक्टर, ए वेक्टर, कि कोई अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन में एक लेटर होगा जिसके ऊपर क्या लगा रहेगा, एरो हेड लगा रहेगा। मे बी कभी स्मॉल लेटर भी हो सकता है, भी वेक्टर, एफ वेक्टर, कि वेक्टर को सामान्य तौर पे ऐसे भी लिख दिया जाता है कि हमें पहले से पता है कि फोर्थ है तो होगा तो वेक्टर ही, बट वेक्टर का सच में रिप्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए। दूसरा रिप्रेजेंटेशन कौन सा हो सकता है, तो दूसरा रिप्रेजेंटेशन हो सकता है पिक्चोरियल, कि पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन मतलब ग्राफ में, ड्राइंग में। तो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि वेक्टर is represented by a straight line with an arrow head on it. The length of a straight line shows the direction, shows the magnitude, उल्टा हो गया, shows the magnitude and arrow head shows the डायरेक्शन। देखिए यही बात बोला जा रहा है कि हमेशा वेक्टर को क्या किया जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन से, जैसे मैंने यहां दिखाया है, देखिए स्ट्रेट लाइन है, बस वही बात है, 5 न्यूटन इधर है, 5 न्यूटन इधर है, तो ये लंबाई जो है ये 5 के बराबर है सिंबॉलिकली, और डायरेक्शन बता रहा है। ये पी वेक्टर है तो ये लंबाई, इसका मैग्नीट्यूड, और क्यू क्या है, क्यू जो है उसका, वो उसका मैग्नीट्यूड बता रहा है। दोनों का डायरेक्शन ऐसा है कि ये आदमी रस्सी फंसा के इधर खींच रहा है और ये आदमी रस्सी फंसा के क्या हो रहा है, ऊपर की ओर खींच रहा है, तो ये ऐसा हो गया। तो मान लीजिए जहां पे कोई बोले कि कोई वेक्टर है 10 न्यूटन टुवार्ड्स, क्या हमको कोई बोला 10 न्यूटन टुवार्ड्स नॉर्थ, कोई फोर्स काम कर रहा है कि F इक्वल टू 10 न्यूटन, तो सबसे पहले मान लीजिए क्या किया जाएगा कि अगर कोई बोलेगा इसका लंबाई कितना है तो 10 के बराबर, डायरेक्शन देखिए नॉर्थ हमेशा हम लोग ऊपर की ओर बताते हैं, तो F इक्वल टू क्या हो गया, F इक्वल टू 10 न्यूटन, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है कि चलिए फोर्स ही हमेशा क्यों, वेक्टर तो बहुत सारा है, मान लीजिए लिखा हुआ है कि किसी पार्टिकल का वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड
टुवार्ड्स ईस्ट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर पॉइंट है तो ये देखिए ईस्ट की ओर मूव कर रहा है, v इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो उसका एरो बता रहा है किधर की ओर वैल्यू है, और ये जो लेंथ है ये किसके बराबर है, ये 5 के बराबर है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। की वेक्टर को पहले भी दिखाए हैं, आगे भी ऐसे ही दिखाया जाता है। अब अगला बात क्या है कि अगर मान लीजिए किसी बॉडी पे दो वेक्टर्स एक साथ काम कर रहे हो, कि वेक्टर एडिशन का क्या मतलब हुआ, कि वेक्टर एडिशन का मतलब ये हुआ कि मान लो यहां पे कोई ऐसा बॉडी था एक पॉइंट के रूप में, इसके ऊपर आके एक आदमी ने फोर्स P लगाया और दूसरे आदमी ने फोर्स Q लगाया। तो ये बोला गया कि इस बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, ये हमको निकालना है। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे हमको बोला कि एक आदमी आया 10 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगाया, दूसरा आदमी 5 न्यूटन का ऐसे लगाया, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा ये निकालना है हमको कि ये दोनों तो अलग अलग लगा। बॉडी का तो ऐसा तो होगा नहीं कि थोड़ा इधर मूव कर जाए थोड़ा इधर मूव कर जाए। बॉडी किधर को मूव करती है, तो बॉडी मूव करती है हमेशा रिजल्टेंट के डायरेक्शन में। कि रिजल्टेंट का मतलब क्या हुआ, रिजल्टेंट का मतलब हुआ कि इन दोनों को मिला के, रिजल्टेंट का मतलब क्या हुआ, रिजल्टेंट का मतलब हुआ कंबाइंड इफेक्ट। कि कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा ये हम लोगों को बताना है कि दोनों का कंबाइंड इफेक्ट 10 न्यूटन और 5 न्यूटन का। फोर्स ही क्यों, मान लीजिए आपने यहाँ पे एक जमीन पे पड़ा हुआ था, एक गाड़ी है जो चल रहा है 8 मीटर पर सेकेंड से, एक रस्सी उससे बांध दिया और उसी गाड़ी से कुछ एंगल बना के दूसरा गाड़ी चल रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से। अब कोई पूछेगा कि भाई ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये 8 से ले जाना चाहता है ये 6 से, तो यहां जवाब मिलेगा कि ये रिजल्टेंट के डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यहां पे रिजल्टेंट ये है, यहां पे रिजल्टेंट ये है। तो रिजल्टेंट का मतलब हुआ कंबाइंड इफेक्ट। रिजल्टेंट का मतलब हुआ कि सिंगल वेक्टर विच प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट एज डन बाय द combination ऑफ टू वेक्टर्स। कि जो काम ये दोनों मिलके कर रहे थे बाद में क्या होता है, ये दोनों गायब हो जाएंगे। अब बोला जाएगा कि इन दोनों का ये रिजल्टेंट है, इन दोनों को हटाओ, मानो कि बॉडी के ऊपर बस यही वेक्टर है। इन दोनों का रिजल्टेंट अगर ये है तो मानो अब बॉडी के ऊपर यही काम कर रहा है, तो रिजल्टेंट एक सिंगल वेक्टर है जो वही काम कर रहा है जो ये दोनों मिलके कर रहे थे। उसी के इफेक्ट को, उनका कंबाइन इफेक्ट क्या है, उनका कंबाइन इफेक्ट है रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। रिजल्टेंट निकालने के लिए देखिए जो नियम होता है वो होता है अपना पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये देखिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है कि जिन दो वेक्टर्स को जोड़ना है, क्या बोला जा रहा है कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स। तो पैरेललोग्राम जानते होंगे, एक फिगर होता है जिसको पैरेललोग्राम बोला जाता है। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड
by the two sides of a parallelogram, then their resultant is the diagonal of the parallelogram। कि यहां पे क्या बोला जा रहा है, देखिए जैसे हमने कहा कि दो वेक्टर्स क्या करते हैं, दो वेक्टर्स मिलके जो कंबाइन इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं वो उनका रिजल्टेंट है। तो ऑलवेज रिजल्टेंट को निकाला जाना बहुत ही जरूरी है। तो ये बोला जाता है कि अगर उन दोनों वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करें बाय साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, कि पैरेललोग्राम के दो साइड से रिप्रेजेंट करें, तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आर होगा वो उसी पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा। अब इन दोनों के बीच में अगर ओरिजिनल वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा था, तो बोला जाता है कि रिजल्टेंट जो होगा वो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा इसके बराबर होगा। कि मान लीजिए बार बार आप पैरेललोग्राम ड्राइंग थोड़े ही करेंगे, आपको तो मैथमेटिकल रिजल्ट चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूंगा कि भाई एक फोर्स काम कर रहा है, उसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन के बराबर है, और दूसरा फोर्स काम कर रहा है, उसका मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन के बराबर है, और इन दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल 60 डिग्री है। तो आप मुझे बताओ इसका रिजल्टेंट क्या होगा। तो आप ऐसे ड्राइंग थोड़ी ही करोगे, आप ड्राइंग नहीं करोगे, आप डायरेक्टली मुझे रिजल्टेंट बताओगे कि आर इक्वल टू पहला वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड या वैल्यू क्या था, दूसरा वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड या वैल्यू क्या था, 2pq इंटू कॉस ऑफ उनके बीच में एंगल क्या था। तो वेक्टर्स को जोड़ने के लिए आपको ये नियम है, इस नियम का जो मैथमेटिकल आउटपुट है वो ऐसा है। अब जोड़ना है तो पहला हो गया 10 का स्क्वायर, दूसरा हो गया 8 का स्क्वायर प्लस 2pq, तो 2 इंटू 10 इंटू 8 कॉस थीटा का मतलब होता है 1/2। देखिए ये 2 कट गया, अब दोनों को जोड़ दीजिए 180 प्लस 64, तो 18 में 6 जोड़िएगा तो 244 का वैल्यू आर का आ रहा है। तो ये रिजल्टेंट √244 करीब 15.5 न्यूटन के बराबर आया। तो वैल्यू नहीं, मेन बात ये समझना है कि रिजल्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए जो मैथमेटिकल है कि अगर कोई पूछे बॉडी पे 10 भी लगा और 8 भी लगा, तो ऐसा नहीं, बॉडी के ऊपर जो नेट लगा इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट वो कितना के बराबर लगा, 15.5 न्यूटन के बराबर लगा। यही चीज अगर ये स्केलर होते तो 10 kg और 8 kg हमेशा क्या होता है, वो 18 kg ही होगा। वेक्टर है तो कुछ और आ गया। दूसरा चीज यहाँ पे एक और चीज निकाला जाता है, वो होता है ये अल्फा एंगल की जो रिजल्टेंट है वो कितना एंगल बना रहा है। तो 10 अल्फा इक्वल टू जो होता है, तो 10 अल्फा का वैल्यू देखिएगा तो ऊपर में होता है q साइन थीटा डिवाइडेड बाय p प्लस q कॉस थीटा। ये आपका याद रखना पड़ेगा इन दोनों रिजल्ट को। इनमें से ये वाला जो है ये और स्पेशल है कि पैरेललोग्राम लॉ में रिजल्टेंट का वैल्यू कितना और पहला वेक्टर के साथ जो एंगल बना रहा है 10 अल्फा का वैल्यू कितना, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को आपको याद करना पड़ेगा। चलिए अगला बात समझते हैं। अब पैरेललोग्राम लॉ में अभी वेक्टर पढ़ रहे हैं तो आपको जरूरत है, इसके अलावा सबसे ज्यादा जरूरत जो होता है वो 3 केसेस का होता है। स्पेशल केसेस में क्या है, तो स्पेशल केसेस में है, पहला क्या हो सकता है कि दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाए, सबसे आसान केस। तो देखो रिजल्टेंट इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा 1 के बराबर होना चाहिए जब थीटा 0 डिग्री, तो 0 डिग्री सबसे आसान केस है।
0 डिग्री पैरेलल लोगों के बीच का एंगल होता है। दो लोग जब सेम डायरेक्शन में हो, पैरेलल हो, तो ये ऐसा होता है। यहां पे देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। भाई कॉस थीटा तो 1 के बराबर हो गया, तो ये क्या बना, रूट के अंदर देखिएगा तो a प्लस बी का ही तो होल स्क्वायर है, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। तो देखिए ये जो है ये रिजल्टेंट का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है, कि रिजल्टेंट का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितना हो सकता है, वो उस दिन होगा जब दोनों लोग भाई भाई बन जाएंगे। मान लीजिए अगर दो फोर्स काम कर रहा है 10 न्यूटन और मान लीजिए 6 न्यूटन का, तो उनका मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकता है वो 16 न्यूटन हो सकता है, जब दोनों सीधे जुड़ जाएंगे। इससे क्या, इससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता। दूसरा केस जो देखिए वो होता है थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री का मतलब हुआ कॉस 180 डिग्री किसके बराबर होता है, तो वो -1 के बराबर होता है। तो यहां पे रिजल्टेंट देखिएगा तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा ये इसके बराबर होना चाहिए। तो यहां पे अगर वैल्यू पुट करते हैं तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस थीटा तो -1 हुआ है, तो -2pq। तो यहां पे देखिए अब की बार a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो रिजल्टेंट क्या हुआ, p माइनस क्यू। ये सबसे कम है, इससे कम कभी नहीं हो सकता। जो मिनिमम वैल्यू होता है वो p माइनस क्यू होता है। सबसे कम आउटपुट देखिए, अगर 10 न्यूटन और 6 न्यूटन मिले हैं, एंगल 180 डिग्री होने का मतलब क्या है कि इसको बोला जाता है एंटी पैरेलल, कि एक दूसरे के साथ मुंह घुमा के है ऐसे। तो 10 न्यूटन और 6 न्यूटन जब मिलेंगे तो मिनिमम जो हो सकता है वो 4 न्यूटन हो सकता है। 4 से कम तो कतई नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अगला देखिए क्या है, अगला जो केस है वो बहुत जगह बहुत फ्रीक्वेंटली आएगा। वो केस कौन सा है कि दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो सकते हैं। तो जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो कॉस ऑफ 90 डिग्री तो 0 होता है। तो सबसे ज्यादा जो हम लोगों को मिलेगा वो इन्हीं तीनों को देखना है। या तो दोनों वेक्टर्स भाई भाई होंगे कि एक ही डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहे हैं, जोड़ लिया गया। एक ही डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहे हैं, दो वेलोसिटी है, तो दोनों को जोड़ लिया गया। एक हो सकता है उल्टा में कि एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, तो घटा लिया गया, ये ज्यादा मिलेगा। या तीसरा यही से जन्म होगा एक्स और वाई डायरेक्शन का, कि दो वेक्टर्स एक दूसरे के ऐसे परपेंडिकुलर हो सकते हैं कि एक एक्स में हो और एक वाई में हो, तो ऐसा परपेंडिकुलर होगा। रिजल्टेंट तो हम लोग जानते हैं कि 3 बातों पे डिपेंड करता है। पहला का मैग्नीट्यूड कितना, दूसरा का मैग्नीट्यूड कितना, और उनके बीच का एंगल कितना, इसी के बीच पे तो इसी के वैल्यूज पे तो डिपेंड करता है। यहां पे देखिए कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 0 के बराबर, कि भाई कॉस थीटा या कॉस 90 है तो पहले ही मान लिए 90 डिग्री पे है। तो इसको याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि r इक्वल टू किसके बराबर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसके बराबर r का वैल्यू होगा। तो इन बातों को हम लोगों को क्या करना है, इन बातों को हम लोगों को याद रखना है। तो ये दोनों बात तो ऐसे ही ऑब्वियस है, शुरू से आप जानते हैं। समान डायरेक्शन में जोड़ देना, अपोजिट डायरेक्शन में घटा देना, 90 डिग्री पे ऐसा करना। तो ये आपका बेसिक था वेक्टर एडिशन। अब देखो, जैसे हम लोग इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि कहीं पे अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को जोड़ा जा रहा है, इसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है मैग्नीट्यूड, इसको बोला जाता है मैग्नीट्यूड। ये क्या होता है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो a प्लस बी के लिए अभी अभी आपने देखा कि a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये a प्लस बी का वैल्यू ऐसा आया। तो कहीं पे अगर घटाने के लिए बोले कि वेक्टर a माइनस वेक्टर बी, कुछ नहीं करना है, बस वहां जो प्लस है ना
उसको माइनस कर दीजिएगा, -2ab cos थीटा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका घट के आ जाएगा। चलिए अब वेक्टर एडिशन पे क्वेश्चन शुरू किया जाए, फिर जितना बात समझे हैं उसी पे बस। तो वेक्टर एडिशन में पहला क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल, क्या बोला जा रहा है कि इफ 2 फोर्सेज ऑफ 7 न्यूटन एंड 4 न्यूटन acts on a body, then which of the following cannot be the resultant फोर्स ऑन द बॉडी, कि इनमें से कौन सा जो है वो रिजल्टेंट फोर्स नहीं हो सकता। तो पहला बोल रहा है 7 और 4 मिल रहे हैं, तो पहला बोल रहा है कि 10 न्यूटन का रिजल्टेंट ये जिंदगी में प्रोड्यूस नहीं कर सकते। दूसरा बोल रहा है नहीं ये 8 न्यूटन का प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तीसरा बोल रहा है नहीं ये 12 न्यूटन का नहीं प्रोड्यूस कर सकते। सबसे लास्ट बोल रहा है नहीं ये लोग कुछ भी कर ले 6 न्यूटन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। देखिए यहां पे बात को समझना है कि हम लोगों ने शुरुआत में एक बात कहा कि अगर मान लो P और Q नाम के 2 वेक्टर जुड़ रहे हैं, ये थीटा कुछ भी हो सकता है, यहां पे प्रॉब्लम में बोला नहीं है कि 7 न्यूटन 4 न्यूटन काम कर रहे हैं, इनके बीच का एंगल बोला नहीं है। तो यही बात हम लोगों ने बोला है कि जिस दिन बहुत अच्छा दिन रहा, दोनों का जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है वो किसके बराबर हो सकता है कि दोनों बहुत अच्छे से एक दूसरे के डायरेक्शन में हो जाए। तो मैक्सिमम वैल्यू उस दिन होगा जब दोनों भाई भाई बन जाएंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू देखिए कितना हो सकता है, 11 न्यूटन का ऐसा हो सकता है कि मैक्सिमम वैल्यू इतना। अगर मान लो कोई पूछे कि मिनिमम कितना हो सकता है, तो मिनिमम हो सकता है जब दोनों एक दूसरे का धूर विरोधी बन जाए कि P इधर की ओर तो ये मुंह घुमा के इधर हो जाए Q के बराबर। तो R मिनिमम जो हो सकता है वो P माइनस Q के बराबर हो सकता है। तो 7 माइनस 4 के बराबर, तो मिनिमम वैल्यू देखिए कितना हो सकता है, 3 न्यूटन हो सकता है। तो यही बात है कि अगर आप वेक्टर P और Q को जोड़ रहे हैं, अगर आप वेक्टर P और Q को जोड़ रहे हैं तो इसका वैल्यू जो है वो हर हाल में लाई करना चाहिए रिजल्टेंट मिनिमम से रिजल्टेंट मैक्सिमम तक, कि इससे ना कम हो सकता है। जो मिनिमम है वो P माइनस Q हो सकता है, तो P माइनस Q से कम भी नहीं हो सकता, और मैक्सिमम P प्लस Q हो सकता है। कहने का मतलब यहां पे जो हम लोगों का रिजल्ट आया है कि अगर P और Q को जोड़ते हैं, अगर P और Q को जोड़ते हैं तो यहां पे मिनिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं, तो 7 और 4 अगर P और Q का वैल्यू है तो मिनिमम वैल्यू 3 न्यूटन का ले सकते हैं, कि कभी भी 3 से कम तो हो ही नहीं सकता है। और ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा 11 हो सकता है। तो सबसे कम 3, सबसे ज्यादा 11, और रहना 3 और 11 के बीच में ही है। 10 न्यूटन को देखिए 3 और 11 के बीच में है। 8 न्यूटन को देखिए 3 और 11 के बीच में है। ये 12 न्यूटन कभी बन ही नहीं सकते हैं। ये लोग बड़े अच्छे दोस्त हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा जुड़ के 11 बन सकते हैं, तो 12 कभी बन नहीं सकते। तो 12 वाला बात गलत है। ये वाला बन सकते हैं क्या, ये वाला, हाँ 6 न्यूटन, ये भी तो 3 से 11 के बीच में है। तो रिजल्टेंट हमेशा किससे, आर मिनिमम से आर मैक्सिमम के बीच में लाई करेगा। मिनिमम उनका ये वाला केस,
मैक्सिमम उनका ये वाला केस, तो ये बात का ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इफ द सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू देयर डिफरेंस, दैट इज ए प्लस बी का जो वैल्यू है सम ऑफ टू वेक्टर्स इक्वल टू ए माइनस बी इसका वैल्यू, देन द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। जानते होंगे कि एंगल डिग्री में ही नहीं रेडियन में भी होता है। 30 डिग्री को π/6 बोला जाता है, 45 को π/4 बोला जाता है, 60 को π/3 बोला जाता है और π/2 बोला जाता है। 90 को ये रिलेशन होता है, मे भी आप पहले जानते हो कि 180 इक्वल टू पाई होता है। तो बाकी इधर से जितना से डिवाइड होगा, मान लीजिए 30 चाहिए तो 30 के लिए 180/6 होता है 30, तो यहाँ π/6 हो गया। 45 चाहिए 180/4 होता है तो वहां π/4। 60 का मतलब 180/3 तो π/3। 90 का मतलब 180/2 तो वो π/2 होना चाहिए। तो वो रिलेशन में भी पहले से आप जानते हो। बाकी वेक्टर्स में देखिए, अभी अभी हम लोगों ने कहा है कि जो वेक्टर a प्लस बी है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा इसके बराबर, कि पहला वाला बात। फिर हम लोगों ने ये बात बोला था कि a में से अगर b को घटाना है तो कुछ मत करो, यहां तक में सब कुछ सेम रखो, a² प्लस b² और यहां लाके क्या कर दो, यहां लाके कर दो -2ab cos थीटा। तो यहां पे ये ऐसा हो सकता है। अब यहां पे हम लोगों को प्रॉब्लम में क्या बोला है कि a प्लस बी जो है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है, तो a माइनस बी उसका जो मैग्नीट्यूड है, दोनों बराबर है। यहां पे दोनों को वैल्यू अगर दे देंगे तो a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, ये रूट के अंदर है, बाद में दोनों तरफ स्क्वायर करके हटा ही लेंगे रूट। ये किसके बराबर होना चाहिए, तो a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा इसके बराबर होना चाहिए। अब दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर देते हैं तो दोनों का रूट गायब हो जाएगा, तो रूट गायब करके लिखेंगे तो a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा इसका वैल्यू देखेंगे तो यहां पे कितना आएगा, तो यहां पे देखेंगे तो a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा इसके बराबर। a² इधर आके कटेगा, b² इधर आके कट गया, वो उधर माइनस है। तो फाइनली हम लोगों को क्या मिला, फाइनली हम लोगों को मिला 4ab cos थीटा इक्वल टू 0। देखिए 4 एक नंबर है, a और b उसका तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, वो सब जाके खत्म हो गया। cos थीटा किसके बराबर मिला 0 के बराबर। तो cos थीटा कब 0 होता है, cos थीटा 0 होता है कि cos थीटा इक्वल टू cos π/2 जो होता है वो 0 के बराबर, कि cos 90 जो होता है वो 0 के बराबर होता है। तो थीटा इक्वल टू कितना होना चाहिए, तो थीटा इक्वल टू π/2 यानी कि 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों को बस इतना बोला था कि जो दोनों को जोड़ के जो आ रहा है और दोनों को घटा के जो आ रहा है वो वैल्यूज इक्वल है, इक्वल पुट किया गया, सॉल्व किया गया और ऐसा डाटा आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल है अगला क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है कि इफ 2 फोर्सेस ऑफ 12 न्यूटन and 5 Newton have a resultant force of
रूट अंडर 199 न्यूटन, ये रूट के अंडर है, देन द एंगल बिटवीन दीज फोर्सेस। कि अब की बार देखिए हमको नहीं पता एंगल क्या है, ठीक है, तो इस बार भी एंगल ही निकालना है, पिछले बार भी एंगल ही निकालना है था, और ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं जिसमें एंगल निकालने बोला जाता है। ठीक है, पहला में बोल रहा है कि एंगल एकदम 0 डिग्री ही है, दूसरा बोला जा रहा है कि नहीं 30 डिग्री है। जो बात पिछला बार रेडियन में बोला था, ऑप्शन है, ऑप्शन तो कुछ में भी दे सकता है, अब की बार ऑप्शन क्या किया गया है, डिग्रीज में दिया गया है कि ऐसा है। देखिए यहां पे हमें नहीं पता, तो अब की बार हमको बोला गया है कि भाई पहला नंबर जो फोर्स है जिसको हम लोग P बोलते थे, नाम में क्या रखा है, हम लोग P बोले, A बोले, F1 F2 बोले, उससे फर्क नहीं पड़ता है, नाम तो कुछ भी रख सकते हैं, दो लोगों का नाम है, चलिए इस बार F1 ही नाम दे देते हैं। तो F1 किसका वैल्यू हो गया, तो F1 का वैल्यू बोला है, पहला वाला फोर्स है 12 न्यूटन का, दूसरा वाला फोर्स का वैल्यू पता है कि भाई ये वाला F2 जो है वो है 5 न्यूटन का, बट एंगल नहीं पता, इन दोनों फोर्सेस के बीच में क्या एंगल है ये नहीं पता। हाँ, इनका जो रिजल्टेंट है ये भी पता है कि रिजल्टेंट इक्वल टू रूट अंडर 199 न्यूटन ऐसा है, ये थीटा नहीं पता, तो निकाल सकते हैं क्या। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जानते हैं कि रिजल्टेंट जो होता है कहीं पे, रिजल्टेंट किसके बराबर होता है, तो रिजल्टेंट होता है पहला वाला वेक्टर F1 स्क्वायर, कल तक इसको P बोले कि A बोले क्या फर्क पड़ता है, दूसरा वाला वेक्टर F2 स्क्वायर, यही बात नाम में क्या रखा है, तीसरा वाला वेक्टर 2F1 F2 किसके बराबर, 2F1 F2 cos थीटा हो गया, ये रिजल्टेंट ऐसा होता है। यहां पे देखिए बोला गया है रिजल्टेंट खुद है रूट अंडर 199 के बराबर, तो यहां से वैल्यू पुट कीजिए, F1 का स्क्वायर, तो F1 का स्क्वायर देखिएगा, तो F1 का स्क्वायर कितना के बराबर होगा, तो यहां से F1 का स्क्वायर निकालिएगा, तो F1 का जो स्क्वायर होगा उसका वैल्यू, तो यहां से देखिए 12 का स्क्वायर, F2 का स्क्वायर, तो F2 का स्क्वायर का वैल्यू निकालिएगा तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 F2, तो F1 का वैल्यू कितना के बराबर है, तो F1 का वैल्यू देखिए 12 के बराबर है, F2 का वैल्यू कितना के बराबर है, 5 के बराबर है, और cos थीटा जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, cos थीटा का वैल्यू हम लोगों को डिटरमाइन करके देना है। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर करने से देखो ये क्या बन गया, ये 199 बन गया, 12 का स्क्वायर मतलब कितना हुआ 144, प्लस 5 का स्क्वायर मतलब कितना हुआ, तो 5 का स्क्वायर कितना के बराबर होता है, तो 5 का स्क्वायर देखिएगा तो 25 के बराबर, यहां पे देखिएगा तो 12 इंटू 2 प्लस 120 के बराबर, तो ये 120 cos थीटा ऐसा हुआ। अब 120 cos थीटा को ही तो ढूंढ रहे हैं, तो 120 cos थीटा इक्वल टू 144 प्लस 25, तो 144 प्लस 25 जो होता है तो 199 माइनस ये 169 के बराबर हुआ। यहां से देखिए 120 cos थीटा इसका वैल्यू किसके बराबर आया, 120 cos थीटा का वैल्यू आया आपका 30 के बराबर, तो cos थीटा का वैल्यू देखिए कितना के बराबर आया 1/4 के बराबर। देखो क्या होता है, मान लो अगर cos थीटा आपको परफेक्ट मिल जाए, अगर क्वेश्चन में हमको cos थीटा इक्वल टू कहीं पे मिले 1/√2, तब हम लोग कैसे बता देते हैं कि cos ऑफ थीटा इक्वल टू cos ऑफ 45 डिग्री थीटा इक्वल टू 45, ऐसे आंसर आ जाता है। कहीं पे हमको मिल सकता है कि cos थीटा इक्वल टू 1/2, तो यहां पे हम लोग क्या बोलते हैं कि cos थीटा इक्वल टू cos 60 डिग्री है, और यहां पे थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। बट ये देखिए ये तो कोई स्टैंडर्ड वैल्यू को मैच ही नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में मान लो कहीं पे आया cos थीटा इक्वल टू 1/3 1/4, तो ऐसे केस में क्या लिखा जाता है,
थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/3। तो यहाँ पे सच में आंसर क्या होना चाहिए, जिस हिसाब से डाटा है थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/4। तो ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हमको ऑलवेज परफेक्ट मिल ही जाए, किसी दिन ऐसा भी हो सकता है जहां पे हमको परफेक्ट नहीं मिल रहा है कि 1/2 आ जाता तो 60 आंसर हो सकता था, नहीं आया 1/4 आ रहा है, तब कैसे लिखना पड़ेगा। तो सही आंसर क्या है, सही आंसर है आपका थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/4। चलिए अगला क्वेश्चन ऐसा ही मिलता जुलता एक और करते हैं। क्या बोला जा रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स सच दैट mod of a plus b इक्वल टू a इक्वल टू b, ऐसा बोला जा रहा है कि है देन द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b। पहला बोल रहा है एंगल 60 डिग्री है, दूसरा बोल रहा है नहीं एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तीसरा बोल रहा है नहीं ये जो एंगल है वो 120 डिग्री है, सबसे लास्ट जो बोल रहा है नहीं एंगल जो है वो 180 डिग्री, ऐसा एंगल हो रहा। देखिए यहां पे जो बोला जा रहा है अगर उसको इंप्लीमेंट करते हैं तो यहां पे क्या बोला है कि ए और बी को जोड़ने से जो परिणाम आ रहा है उसका जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, ए के ही बराबर है और बी के ही बराबर है। ये तीनों एक दूसरे के बराबर है तो इन सबको एक नाम देते हैं। चलिए इन तीनों को मैंने बोल दिया कि ये लोग x के बराबर है, कि a भी x के बराबर है, b भी x के बराबर है, और क्वेश्चन में जैसे दिया था उस हिसाब से ये ऐसा हुआ। बाकी हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी जो ऐसा वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सच में अपने पैरेललोग्राम लॉ से किसके बराबर होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। भाई यही थीटा को तो हम लोग ढूंढ रहे हैं कि हमें नहीं पता a और b के बीच में एंगल क्या है, कि a और b के बीच में एंगल थीटा क्या है, इसी को तो हम लोग ढूंढ रहे हैं। अब देखिए हमें यह बात पता है कि a प्लस बी एक्स के बराबर है तो लिख दिया गया a प्लस बी भी एक्स के बराबर, a स्क्वायर एक्स के बराबर है तो उसको भी लिख दिया गया वो एक्स स्क्वायर के बराबर, बी स्क्वायर एक्स के बराबर है तो उसको भी लिख दिया गया एक्स के बराबर। अगला देखिए तो 2 इंटू एक्स कॉस थीटा किसके बराबर, तो कॉस थीटा को ही तो ढूंढा जा रहा है। अब यहां पे देखिए अगर सब जगह स्क्वायर कर देंगे, सब जगह अगर स्क्वायर करते हैं तो ये साइड में तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये साइड का रूट गायब हो जाएगा, तो यहां पे क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बगल में बचा देखिए 2x स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स, यहां पे कॉस थीटा, एक एक्स स्क्वायर से कट गया, ये एक्स स्क्वायर जब इधर आया तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर कॉस थीटा, इतना बच गया। अब मान लीजिए अगर कॉस थीटा चाहिए तो कॉस थीटा के लिए क्या करना पड़ेगा, तो कॉस थीटा अगर चाहिए तो कॉस थीटा के लिए करना पड़ेगा माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर, तो कॉस थीटा माइनस 1/2 आया। अगर कॉस थीटा माइनस 1/2 आ रहा है तो इसको तो विशेष करके याद रखिए कि कॉस थीटा 1/2 होता है 60 डिग्री पे, तो कॉस थीटा माइनस 1/2 होता है 120 डिग्री पे, कि जो एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स अगर ये 120 के बराबर है तभी क्या होगा, तभी आपका कॉस थीटा जो है वो माइनस 1/2 के बराबर होगा। तो इस तरीके का
सिचुएशन देके क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका आप इजीली आंसर कर सकते हैं। बस आपको जो वेक्टर एडिशन का रिजल्ट आया है उसको याद रखना है, आंसर इजीली आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स such that a equal to 11, b equal to 23 and a vector minus b vector equal to 30, then the value of a plus b। तब हम लोगों को बताना है कि a प्लस बी वेक्टर उसका वैल्यू क्या होगा। तो यहां पे देखिए कैसे इसको निकाल सकते हैं। हम लोगों को सबसे पहले a के बारे में पता है कि a का वैल्यू 11 के बराबर है, b के बारे में पता है कि b का वैल्यू 23 के बराबर है। उसके अलावा कौन सा पता है, तो a माइनस बी जो है उसका वैल्यू पता है। तो देखिए a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो यहां पे देखो यहां सब कुछ पता है, a माइनस बी प्रॉब्लम में बोला है, ए बी बोला है, कॉस थीटा नहीं पता है। और सिमिलरली अगर हमको a प्लस बी चाहिए तो हमको ए स्क्वायर पता है, बी स्क्वायर पता है, 2ab पता है, कॉस थीटा नहीं पता है। तो कहने का मतलब अगर यहां से कॉस थीटा निकाल ले और यहां पे कॉस थीटा डाल दे तो हमको मिल जाएगा a प्लस बी का वैल्यू। तो चलिए पहला वाला एक्सप्रेशन को यूज करते हैं कि कॉस थीटा निकले। तो a माइनस बी इसका क्या कर दिया मैंने, पहला वाले को होल स्क्वायर करने से यहां a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा ये ऐसा बच गया। a माइनस बी का वैल्यू देखिए 30 बोला गया है, तो 30 का स्क्वायर, यहां पे a का स्क्वायर मतलब कितना का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 23 का स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा मतलब 2 इंटू 11 इंटू 23 इंटू कॉस थीटा, इसके बराबर ये ऐसा हो गया। देखिए ये वाला पूरा का पूरा निगेटिव है, तो 2 इंटू 11 इंटू 23 ये बच गया है, इसको मैं इधर लेके आया, इंटू क्या हुआ, इंटू कॉस थीटा, ये प्लस हो गया। 11 का स्क्वायर देखिए होता है 121 और 23 का स्क्वायर कितना होना चाहिए जी, 23 का स्क्वायर 23 का स्क्वायर होना चाहिए 230 में कितना ऐड कर दीजिए, 230 में 69 ऐड कर दीजिए, तो कितना होता है जी 23 का स्क्वायर, या 430 में कितना होगा, 23 को स्क्वायर करके निकालिए, 23 इंटू 23 यहां पे हो जाएगा ये 69 और ये हो जाएगा 460 में 69 जोड़ दीजिए 46, ऐसे कीजिए 69 6 4 460, ठीक है 460 में 69 जोड़ना था, 12 कितना होता है 529 हो रहा है क्या, 23 का स्क्वायर निकाल के देखिए आ रहा है 529, आएगा भी। ये माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 900। कॉस थीटा का वैल्यू देखो काटने में फायदा है नहीं, काटने में फायदा नहीं कि बाद में ये फिर से कटेगा। तो कॉस थीटा का वैल्यू देखिए अगर इन लोगों को जोड़िएगा तो 121 प्लस 529, तो 29 में 21 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5 किसके बराबर हो जाएगा, 550 के बराबर, उसमें 100 और जोड़ोगे तो 650 के बराबर। तो ये देखिए यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू माइनस, उसमें से 650 घटाइएगा 900 में से तो कितना के बराबर बचेगा, 250 के बराबर बचेगा, माइनस 250 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 11 इंटू 23। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा बट है कुछ नहीं, कॉस थीटा मिल गया, ये कॉस थीटा को
यहाँ पे लाके पुट करना है। अगर आपका मन करे तो आप यहाँ पे काट दो, लेकिन काटने से नुकसान ही होगा, फिर से आपको बाद में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसीलिए अभी मत काटो कि एक ही बार में कर लेंगे सारा काम। अब यहां से देखिए, अब अगला टारगेट आपका क्या है, तो अगला टारगेट है आपका a प्लस बी का निकालना कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर उसका वैल्यू क्या होगा। तो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कितना के बराबर, कॉस थीटा के बराबर। इसीलिए नहीं काटा है कि a स्क्वायर पता है 11 का स्क्वायर कर लो, बी स्क्वायर पता है 23 का स्क्वायर कर लो, प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू देखिए कितना है 11 ही है क्या, बी का वैल्यू देखिए 23 ही है क्या, और कॉस थीटा का जब वैल्यू पुट करोगे तो माइनस तो बस साइन है, माइनस 250/2 इंटू यहाँ पे देखिएगा तो नीचे में क्या बच जाएगा, तो 2 इंटू यहाँ से देखिएगा तो 11 इंटू 23। इसीलिए तो हमने बोला था कि काटो मत, यहाँ नहीं काटे हो, 2 से 2, 11 से 11, 23 से 23 सब कट गया। 11 का स्क्वायर होता है 121, 23 का स्क्वायर पहले ही निकाले हैं 569, माइनस कितना करना है, माइनस 250। इन दोनों को जोड़ के देखिए, पहले कितना हुआ था 650, माइनस कितना हुआ 250, रूट अंडर कितना हुआ 400, कितना बच गया 20। देखिए आ गया जो आपसे क्वेश्चन में पूछा था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका वैल्यू किसके बराबर हुआ, इसका वैल्यू 20 के बराबर हुआ। तो यहां पे यही बात बोला जा रहा है कि सबसे पहले ए बी पता है तो ए माइनस बी भी पता है, तो इसको यूज करके ए माइनस बी को यूज करके कॉस थीटा निकाल दिया गया। अब ए प्लस बी चाहिए था तो जो कॉस थीटा निकाले हैं उसको ले जाके पुट कर दिए हैं, सारा सवाल हो गया। तो यही पे इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कि वेक्टर एडिशन का नियम, उसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस थे वो ऐसे थे। अब देखिए जो अगला बात है कि हम लोगों को कुछ विशेष टाइप का वेक्टर होता है, तो उसी में से बाकी सब वेक्टर्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट इन सबके सीक्वेंस का लास्ट वेक्टर होगा। जैसे टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहला वेक्टर होता है नल वेक्टर। तो नल वेक्टर बस एक सिंबॉलिक बात है, क्या बोला जाता है कि अ वेक्टर विथ 0 मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड नल वेक्टर। कि नल वेक्टर क्या है, एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 है उसको बोला जाता है नल वेक्टर, तो उसका कोई काम नहीं है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर का क्या मतलब हुआ, देखिए वेक्टर के दुनिया में एक बात होता है उसको बोला जाता है लाइन ऑफ एक्शन। कि क्या बोला जाता है कि द टू वेक्टर्स हैविंग लाइन ऑफ एक्शन इन द सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। देखिए अगर मान लो ये लाइन ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है, लाइन ऑफ एक्शन अगर ए और बी दो वेक्टर है, दोनों का ऐसा है, तो लाइन ऑफ एक्शन वेक्टर के दुनिया में बहुत यूज किया जाता है। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब होता है डायरेक्शन along which वेक्टर एक्स, इसी को हम लोग लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं। वही है, डायरेक्शन को ही लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब अगला जो तीसरा वेक्टर है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, और जिसको आगे कल के क्लास में कंटिन्यू देखेंगे आप, कि तीसरा तक में कोई बात नहीं है। तीसरा वेक्टर को बोला जाता है पोजीशन वेक्टर। कि पोजीशन वेक्टर का क्या मतलब हुआ कि अ वेक्टर ज्वाइनिंग द origin with a
point in the space is called the position vector of the point। कि यहां पे क्या बोला जा रहा है, पोजीशन वेक्टर का मतलब समझते हैं कि कहीं पे मान लीजिए कोई पॉइंट है, कहीं पे मान लीजिए कोई पॉइंट है, उस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाने वाला, कहीं पे मान लीजिए कोई पॉइंट है कि इस तरीके का, कहीं पे कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट, मान लो ये वाला पॉइंट है कहीं पे P, तो उस पॉइंट P को जो ओरिजिन से मिलाए, कि P नाम का कोई पॉइंट है तो एक्स वाई जेड मान लीजिए, अगर ये कोऑर्डिनेट है जैसे हम लोग बनाते हैं कि अगर मान लीजिए एक्स वाई जेड ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो पॉइंट P को जो ओरिजिन से कनेक्ट करे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। कि पोजीशन वेक्टर का मतलब हुआ पॉइंट P को ओरिजिन से कनेक्ट करने वाला। ये तीनों बस नाम याद रखने का वेक्टर है, जिसके ऊपर आगे बहुत काम होगा, फिजिक्स में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा, आगे अन्य चैप्टर्स में भी उनको नाम दिया गया है यूनिट वेक्टर्स। तो यूनिट वेक्टर क्या बोला जाता है कि दी वेक्टर्स हैविंग यूनिट दैट इज वन, जिनका मैग्नीट्यूड एक हो, वन यूनिट मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर। देखिए, इफ ए वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड ए, देन द यूनिट वेक्टर, इसको पढ़ा कैसे जाता है, ए कैप, इसको पढ़ा जाएगा ए कैप, यूनिट वेक्टर। कि ए के अलोंग अगर आपको यूनिट वेक्टर चाहिए तो वेक्टर ए डिवाइडेड बाई ए, यही होता है यूनिट वेक्टर। देखिए यूनिट वेक्टर क्या है, तो यूनिट वेक्टर एक टॉर्च के जैसा है कि यूनिट वेक्टर को कोई वैल्यू नहीं होता है, उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है, बट यूनिट वेक्टर आपको टॉर्च दिखाता है। आगे जाके नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि x के अलोंग, जैसे मान लो अलग अलग देश का करेंसी अलग अलग है, मैं अगर बोलूं 5 कि 5 है मेरे पास, तो कहां पे मान लो अगर खड़ा है इंडियन ओशियन में कोई और बोले मेरे पास 5 करेंसी है, किसी को समझ में नहीं आएगा, उसको बोलना पड़ेगा कि मेरे पास $5 है। कोई बोले मेरे पास करेंसी है 5, तो कितना है बोलना पड़ेगा कि 5 रुपीज है। मेरे पास करेंसी है 5, उसको बोलना पड़ेगा से 5 पाउंड है। तो यही जो है ये है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर केवल डायरेक्शन दिखाता है। जैसे मान लीजिए कहीं पे अगर लिखा हुआ है कि बॉडी के ऊपर 5I का फोर्स काम कर रहा है, देखने के साथ स्टैंडर्ड डाटा में 5I का मतलब होता है कि I मतलब x डायरेक्शन, कि x डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो 5 के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए इसी तरीके से कहीं लिखा हुआ है बॉडी पे फोर्स काम करता है 6J, तो J क्या बताता है, J का वैल्यू 1 है, उसका अपना कोई वैल्यू नहीं है। वही बोले कि यूनिट वेक्टर बस टॉर्च दिखाता है। I का खुद का वैल्यू 1 है, उसके पीछे जो 5 लगा हुआ है वो उसको वैल्यू प्रदान कर रहा है। I तो बस टॉर्च है कि x के अलोंग जो है वो I है। सिमिलरली कहीं पे अगर लिखा हुआ है 6 के मतलब फोर्स काम कर रहा है Z डायरेक्शन में,
तो यूनिट वेक्टर अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस बहुत काम का चीज होता है। मान लो मैं बड़ा सा लिख के आपको दूं कि एक्स डायरेक्शन में फोर्स है 2 न्यूटन, वाई डायरेक्शन में 4 न्यूटन, जेड डायरेक्शन में 6 न्यूटन। मैं ऐसे आपको लिख के अलग अलग दूं या फिर फिजिक्स में ऐसे ही लिख दिया जाता है कि 2i प्लस 4j प्लस 6k। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि x डायरेक्शन में 2 का फोर्स काम कर रहा है, y डायरेक्शन में 4 का और z डायरेक्शन में 6 का फोर्स काम कर रहा है। तो यही बात आपको मैंने बोला कि यूनिट वेक्टर आपको टॉर्च दिखाता है कि जिसके आगे I लग गया मतलब इतना फोर्स x डायरेक्शन में काम कर रहा है। आपको क्वेश्चन में सीधे देगा कि बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो हुआ है 2i प्लस 3j। मतलब आपको समझना है कि ये बॉडी x डायरेक्शन में 2 मीटर चला है और y डायरेक्शन में 3 मीटर चला है। देखिए ये बॉडी यहां से यहां पहुंच गया कि उसी को ऐसे बोल के दे कि x में 2 मीटर चला, y में 3 मीटर चला। तो यूनिट वेक्टर क्या है? उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। उसका इंपोर्टेंस क्या है वो आपको डायरेक्शन देगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे यूनिट वेक्टर्स अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस।